नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया एक बार फिर से है युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई। बमबारी की गूंज है, मिसाइलों की धमक और धमकियों की भाषा है। आक्रमण अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक हकीकत बनता जा रहा है। एशिया हो या यूरोप या फिर हो अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं विस्तार नीति की आग है तो कहीं है बदले की जंग और कहीं महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिलाकर रख रही हैं और वो सवाल जो भविष्य तय करेंगे। हर तरफ आक्रमण है, हर तरफ तबाही है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती एक बारूद की भट्टी पर बैठी हुई है, बस एक चिंगारी की देर है। और इसी उबलती दुनिया की कहानी, 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। 3 तस्वीरों में जो आने वाले कल की सबसे खतरनाक चेतावनी है। पहली तस्वीर जिस तरह से सामने आई है वो आई है मिडिल ईस्ट से। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की हुंकार तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की ललकार है। शब्द मिसाइल बन चुके हैं और सवाल ये कि कहीं ये जुबानी जंग मिडिल ईस्ट को शमशान में तो नहीं तब्दील कर देगी। वहीं जो दूसरी तस्वीर सामने आई वो यूक्रेन के व्लादिमीर पुतिन एक के बाद एक मिसाइलें बरसा रखे हैं, शहर जल रहे हैं, बुनियादी ढांचे तबाह हो रही हैं और डर ये कहीं अगला कदम परमाणु बटन की तरफ तो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब जंग वर्चस्व की बन जाती है तो सीमाएं मायने नहीं रखती। और जो तीसरी तस्वीर आई है, दरअसल ये तस्वीर है गाजा की। शांति के दूसरे चरण के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्लान पेश किया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या ये शांति की पहल है या फिर ट्रंप खुद गाजा के सुप्रीम कमांडर बनने की तैयारी में है। और अगर ऐसा है तो फिर हमास का वजूद आखिर कहां जाएगा और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का आखिर होगा क्या। तो ये 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया जंग की तरफ बढ़ रही है और या फिर कोई आखिरी ब्रेक अभी बाकी है, क्योंकि आज फैसले बंद कमरों में हो रखे हैं लेकिन कीमत पूरी दुनिया चुकाने वाली है। और यही वजह है कि आज हर नजर इन 3 तस्वीरों पर टिकी है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक मोर्चे पर भी रेखा पार हुई तो इतिहास फिर से खून से लिखा जाएगा। और चलिए अब आक्रमण में बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आक्रमण में जो वॉर ब्रेकिंग है उसके साथ की शुरुआत अमेरिका की ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी यहां पर नजर आती है। ट्रंप ने सेना को हमले की तैयारी के लिए कह दिया है और बड़ी तैयारी के लिए फिलहाल हमला टल गया है। बहुत बड़े हमले की तैयारी करो, डोनाल्ड ट्रंप का ये सीधा सीधा संकेत है। हमला ऐसा करो कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो बड़ी खबर यही, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े आदेश दे रहे हैं, बहुत बड़े हमले की तैयारी करो। जो वेनेजुएला में हुआ उससे भी ज्यादा बड़ा घातक प्रहार यहां पर किया जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, ईरान की ट्रंप को विनाशक वार्निंग है। जी हां, ईरान की ट्रंप को विनाशक वार्निंग क्या है। IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई ने दरअसल सीधे बड़ी यूएस बेस तबाह कर देंगे और साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना किसी भी वक्त हमले को तैयार रहे, ये स्पष्ट संदेश दिए जा चुके हैं। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से बड़ी धमकी तो दूसरी तरफ ईरान भी उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। तो वहीं फिलहाल मध्य पूर्व एक बार फिर से जंग के बेहद करीब आकर रुक गया। ऐसा लगा जैसे बस एक चिंगारी और पूरा इलाका आग में झुलस सकता है, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पर सऊदी अरब, कतर और ओमान की कूटनीति ने वो कर दिखाया जो बम और मिसाइलें नहीं कर पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमले को फिलहाल टाल दिया है और इसके पीछे वजह बनी है खाड़ी देशों की वो कोशिश जिससे खुद सऊदी अधिकारी बमों को डिफ्यूज करने वाली एक अनिद्रा भरी रात बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर दमन और मौत की सजाओं की आशंकाओं ने वाशिंगटन को आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया था।
अमेरिका ने खुलकर चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर जुल्म बंद नहीं किया तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। इस चेतावनी ने तेहरान में खतरे की घंटी बजा दी। ईरान ने पलटवार में खाली क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। यानी सीधा संदेश, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तनाव इतना बढ़ गया कि कतर में स्थित मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अमेरिकी एयरबेस अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया। सैन्य विमान अलर्ट मोड पर आ गए और पूरे खाड़ी क्षेत्र में यह आशंका गहराने लगी कि अब युद्ध टालना शायद नामुमकिन है। यहीं से मैदान में उतरे सऊदी अरब, कतर और ओमान। तीनों देशों ने अलग अलग लेकिन शानदार तरीके से वाशिंगटन और तेहरान दोनों से एक साथ बातचीत शुरू की। खाड़ी देशों के अधिकारियों के मुताबिक ये कोई सामान्य कूटनीतिक कोशिश नहीं थी, बल्कि कई दिनों से जारी कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें ट्रम्प प्रशासन को ये समझाने की कोशिश की गई कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र को एक ऐसे युद्ध में झोंक देगा जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के एक सीनियर अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान पर हमला पूरे खित्ते में विनाशकारी परिणामों का रास्ता खोल देगा। तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं, खाड़ी के देश सीधे युद्ध के मैदान बन सकते हैं और जवाबी हमले सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी गिर सकते हैं। यही नहीं, खाड़ी देशों ने ईरान को भी उतनी ही सख्त भाषा में संदेश दिया। कहा गया कि अगर ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों या जहाजों पर हमला किया तो क्षेत्रीय देशों के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। यानी ये साफ कर दिया गया कि इस बार कोई ग्रे एरिया नहीं होगा। इस कूटनीतिक दबाव के बीच तेहरान की तरफ से एक अहम आश्वासन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने संकेत दिया कि वो प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देगा और यही वो मोड़ था जहां कहानी ने करवट ली। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक बेहद आक्रामक बयान दे रहे थे, अचानक नरम पड़ते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी तरफ के बेहद महत्वपूर्ण सूत्रों से ये भरोसा मिला कि ईरान प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा नहीं देगा। इस बयान के साथ ही अमेरिका ने फिलहाल सैन्य विकल्प को ठंडे बस्ते में डाल दिया। युद्ध की आहट अचानक कुछ कदम पीछे चली गई। कूटनीतिक बातचीत सफल होते ही कतर के अल उदैद एयरबेस पर हालात सामान्य होने लगे। सैन्य विमान और कर्मी दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटने लगे। सिक्योरिटी अलर्ट का स्तर घटा दिया गया और खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या ये संकट पूरी तरह टल गया? सऊदी अधिकारियों का कहना है नहीं।
ट्रंप के मुताबिक ये सिर्फ एक तात्कालिक टकराव को रोकने की कोशिश थी। भरोसे को मजबूत करने के लिए अभी भी संवाद जारी है ताकि आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो सके। असल सवाल है, क्या ये शांति स्थायी है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की दीवार अब भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, मध्य पूर्व में अब सिर्फ ताकत नहीं, कूटनीति भी खेल बदल सकती है। और सऊदी अरब, कतर और ओमान ने दिखा दिया कि पर्दे के पीछे की बातचीत कभी कभी मिसाइलों से ज्यादा असरदार साबित होती है। फिलहाल जंग टली है, लेकिन तनाव अब भी जिंदा है और दुनिया की नजरें टिकी है तेहरान और वाशिंगटन के अगले कदम पर, क्योंकि मध्य पूर्व में एक फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर क्या है? अगली बड़ी खबर है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। दरअसल बड़ी खबर यह है कि लगातार ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ रहा है। और ब्रेकिंग तनाव कैसे बढ़ रहा है समझिए। दरअसल ईरान ने इजराइल के 8 ठिकाने लॉक कर दिए हैं, यानी कि टारगेट साधा जा चुका है। इजरायली सैन्य ठिकाने हैं ये, और ईरान की जद में ये इजरायली सैन्य ठिकाने नजर आते हैं। एयरबेस, मिसाइल ठिकाने और नेवी बेस सीधे कहा जाए कि वो टारगेट है। डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी एक तरह से टारगेट पर नजर आता है। यानी कि आप ये समझिए कि ईरान और इजराइल के बीच में तनाव पूरी तरह से ये एक्टिव हो चुका है और यहाँ से कभी भी विध्वंसक तस्वीरें और खबरें सामने आ सकती हैं। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी इस तरह से हिमाकत की गई तो उसका जवाब बखूबी दिया जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल के 8 ठिकाने ईरान लॉक करके बैठा है। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज नजर आती है। एक तरफ ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ तेहरान में ताबड़तोड़ मिसाइलें तैयार हो रही हैं। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आ गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जो इजराइल हमेशा ईरान पर हमले के लिए सबसे आगे रहता था, उसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका से कह रहे हैं रुकिए, हाथ खींचिए। सवाल ये, आखिर ऐसा क्या बदल गया? तनाव ऊपर से जितना दिख रहा है, पर्दे के पीछे की हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने सैन्य और रक्षा क्षमता को इस हद तक मजबूत कर लिया कि अब उस पर सीधा हमला इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इस डर की जड़ें जाती है जून 2025 की उस जंग तक,
जिसे दुनिया ने सिर्फ 12 दिनों की लड़ाई समझा, लेकिन इजराइल के लिए वो 12 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 12 दिनों तक जबरदस्त बमबारी की थी। इस हमले में कई यूरोपीय देश और तुर्की भी शामिल थे। मकसद साफ था, ईरान की मिसाइल क्षमता को तोड़ना और उसे घुटनों पर लाना, लेकिन नतीजा उल्टा निकला था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थाड और आयरन डोम दोनों की पोल दुनिया के सामने खोल दी। कई मिसाइलें सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंची। इमारतें गिरी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकार करना पड़ा कि उस जंग के आखिरी दिनों में इजराइल को बहुत बुरी चोट पहुंची थी। यही वजह है कि आज नेतन्याहू उसी गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। अब कहानी में आता है दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइस का खुलासा आया। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां इस वक्त दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पिछली जंग में ईरान ने करीब 500 मिसाइलें दागी थी, लेकिन इस बार ईरान का प्लान 500 नहीं बल्कि एक साथ 2000 मिसाइलें दागने का है। रणनीति साफ है, इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल छोड़ो कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड होकर ठप हो जाए। इजराइल को डर है कि अगर ये मिसाइलें एक साथ दागी गई तो तबाही का स्तर पहले से कई गुना ज्यादा होगा। यही वजह है कि नेतन्याहू अब आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। ईरान को भीतर से अस्थिर करने के लिए इजराइल और पश्चिमी देशों ने एक बड़ा और हाईटेक जाल बुना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर दंगे भड़काने और अर्धसैनिक समूहों को कमांड देने के लिए करीब 40,000 स्टारलिंक इंटरनेट टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया गया। मकसद साफ था, ईरान के अंदर अराजकता पैदा करना और सरकार को अंदर से कमजोर करना। लेकिन यहाँ भी ईरान ने बाजी पलट दी। ईरानी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक ने इस अमेरिकी नेटवर्क को सफलतापूर्वक जाम कर दिया। जैसे ही इंटरनेट कटा, दंगाइयों का अपने आकाओं से संपर्क टूट गया, कमांड ठप हो गए और देश के भीतर भड़काई गई हिंसा धीरे धीरे थमती चली गई। अब ईरान एक कदम और आगे बढ़ चुका है। चीन की तर्ज पर ईरान अपना खुद का अलग इंटरनेट सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी बाहरी डिजिटल घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सके। इस बीच ईरान के शीर्ष नेता भी खुले तौर पर अपनी ताकत का दावा कर रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने कहा कि आज हमारी मिसाइल शक्ति जून की 12 दिनों की जंग से कहीं ज्यादा है। दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहा और हार गया। वहीं रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने पुष्टि की कि ईरान ने मिसाइलों की संख्या और उनकी मारक क्षमता दोनों में जबरदस्त सुधार किया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका पहली बार बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं।
नेतन्याहू का ट्रंप को रोकना इस बात का सीधा सबूत है कि अब जंग का फैसला इतना आसान नहीं रहा। ईरान अपनी आंतरिक सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है। उसकी सरहदें अब किसी बाहरी साजिश के लिए धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर मिडल ईस्ट एक बार फिर एक और विनाशकारी दौर की ओर कदम बढ़ा देगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। एक गलत फैसला पूरे इलाके को आग में झोंक सकता है। तो क्या ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने कोई परमाणु परीक्षण कर दिया है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में अचानक से धरती कांप उठी। सुबह करीब 9 बजे जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, तभी जमीन अचानक से हिलने लगी, अलार्म बजने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता थी 4.2। इतने तेज झटके थे कि करीब 100 किलोमीटर तक महसूस किए गए। उत्तर इजराइल, मध्य इजराइल और यरूशलेम के उत्तर के इलाकों तक झटके महसूस किए गए। क्या ये वाकई में भूकंप था या फिर ये तबाही मचाने वाला हथियार था? अब तक एक सामान्य भूकंप की खबर होती है। अगर समय और जगह इतनी संवेदनशील ना होती, क्योंकि यही नेगेव रेगिस्तान इजराइल की सबसे रहस्यमयी और चर्चित परमाणु फैसिलिटी डिमोना न्यूक्लियर साइट का इलाका है। यही वजह है कि इस भूकंप के बाद सोशल मीडिया से लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये सिर्फ भूकंप था या फिर किसी कम तीव्रता वाले न्यूक्लियर टेस्ट का संकेत? ध्यान देने वाली बात यह है कि भूकंप की अवधि और तीव्रता कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक कम से मध्यम स्तर के भूमिगत परमाणु परीक्षण से मिलती जुलती बताई जा रही है। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट से इनकार कर दिया है और अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आया है। लेकिन शक इसलिए और गहराता जा रहा है क्योंकि ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब पूरा मिडल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर असाधारण सतर्कता बरत रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी तेजी से हथियारों की होड़ में शामिल होता दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और उन्नत रक्षा प्रणालियां। तेहरान इसे आत्मरक्षा बता रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे सीधे सीधे खतरे के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि आशंका बढ़ती जा रही है, क्या मिडल ईस्ट अब एक नए हथियारों के दौर में दाखिल हो चुका है? एक ऐसा दौर जहां हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है और भरोसे की जगह डर ले रहा है।
गवाह है। जब हथियारों की होड़ तेज होती है तो किसी एक चिंगारी की देर होती है, और आज मिडिल ईस्ट में हर झटका, हर धमकी, हर सैन्य तैयारी उसी चिंगारी की ओर इशारा करती दिखाई दे रही है। सवाल अब ये कि तनाव है या नहीं। सवाल ये है कि क्या दुनिया इस दौड़ को समय रहते रोक पाएगी। लेकिन इसके बावजूद अविश्वास की दीवार अब भी खड़ी है। और इस माहौल में नेगेव रेगिस्तान में आए झटकों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिका के मशहूर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट जेक शील्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह आया जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है। Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличивается размер облака. क्या ये ट्रम्प के लिए एक चेतावनी है कि वे जल्दी करें और अपना युद्ध लड़े? हालांकि ये बयान आधिकारिक नहीं है, लेकिन इसने साजिश और अटकलों की आग को और भड़का दिया है। भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि नेगेव इलाका हल्की सी मध्यम भूकंपीय गतिविधियों के लिए पहले भी जाना जाता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर सोची समझी गतिविधियां। इजराइल की परमाणु नीति खुद में एक रहस्य रही है। ना तो इजराइल खुले तौर पर अपने परमाणु हथियारों को स्वीकार करता है और ना ही पूरी तरह इनकार। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी पॉलिसी। और ऐसे में डिमोना जैसे संवेदनशील इलाके में आया भूकंप स्वाभाविक तौर पर शंकाओं को जन्म देता है। फिलहाल कोई ठोस सबूत तो नहीं है जो ये साबित करे कि ये परमाणु परीक्षण था, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे। हर हलचल, हर झटका, हर धमकी अब बड़ी जंग की आशंका से जुड़ जाती है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक कुदरती घटना थी या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ मिसाइलें और सिर्फ तबाही की ही कहानी नहीं रह गई। ये लड़ाई अब जमीन की नहीं बल्कि सत्ता और वर्चस्व की बन चुकी है। यूक्रेन के शहरों पर हो रहे लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि यूक्रेन की संप्रभुता को भी निशाना बना रहे हैं। रूस का मकसद बिल्कुल साफ नजर आता है, यूक्रेन को झुकाना और उस पर अपना राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव स्थापित करना। और यही वजह है कि ये हमले सिर्फ बर्बादी नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है कि मॉस्को पीछे हटने वाला नहीं और इस जंग में दांव यूक्रेन से कहीं बड़ा है, दांव है पूरी दुनिया की ताकत के संतुलन का। अब ये धीरे धीरे लेकिन साफ होता जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष अब सिर्फ एक जंग नहीं रह गया है। ये लड़ाई अब सीमाओं की नहीं बल्कि सत्ता और वर्चस्व की हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने मिशन को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक कर दिया है। संकेत साफ है, यूक्रेन को झुकाना नहीं बल्कि उस पर रूसी प्रभाव वाला शासन स्थापित करना। अब उनका एंड गेम नजर आता है। आज फिर इसकी गवाही कीव से लेकर
यूक्रेन के कई शहर दे रहे हैं। एक साथ कई दिशाओं से हुए हमले, मिसाइलों और ड्रोन की बारिश और बुनियादी ढांचों को सीधा निशाना बनाया जाना, ये सब बताता है कि रूस अब किसी भी तरह का दबाव बनाने के मूड में नहीं है, बल्कि निर्णायक बढ़त चाहता है। और इसी बीच 2026 की दहलीज पर खड़ी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अमेरिका कल तक युद्ध खुद खत्म करने की कसमें खा रहा था, जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता था, आज वही सुपर पावर खामोश दिखाई दे रहा है। ये खामोशी कूटनीति है या मजबूरी, या फिर बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं का संकेत? इसी सन्नाटे के बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे संगठित ताबड़तोड़ हमलों में से एक को अंजाम दिया। संदेश साफ है, मॉस्को अब चेतावनी नहीं दे रहा है। बल्कि जमीन पर हकीकत बदल रहा है। सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं, सवाल है कि अगर आज एक देश को इस तरह कुचला जाता है और दुनिया चुप रहती है, तो कल किसकी बारी होगी? दावा है कि रूस के 11 Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आसमान में उड़ान भरते हैं। बिग फाइटर जेट्स और दर्जनों ड्रोन एक साथ लॉन्च होते हैं। नतीजा, यूक्रेन के 11 शहर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में आ जाते हैं। खार्किव, ओडिशा और कई अहम शहर एक बार फिर दहल उठे। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं था, ये हमले एक संदेश थे। संदेश वाशिंगटन के लिए, संदेश नेटो के लिए और संदेश उस दुनिया के लिए जो ये मान बैठी थी कि जल्द शांति की शुरुआत होगी। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। कल तक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह स्ट्रेटेजिक थी, नेटो विस्तार, डोनबास, क्रीमिया, लेकिन अब वजह बदल चुकी है। अब ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। अब पुतिन यूक्रेन को एक संप्रभु देश नहीं बल्कि रूसी प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप कहाँ है? जो ट्रंप चुनाव से पहले कहते थे कि 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, वो अमेरिका जो अब तक सीज फायर का चेहरा था, आज वो डिप्लोमेटिक बैकफुट पर नजर आ रहा है। क्या अमेरिका यूक्रेन से धीरे धीरे हाथ खींच रहा है? क्या यही वजह है कि पुतिन के हौसले आसमान छू रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ये हमले सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं, ये हमले पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर का इशारा है, जहां रूस और चीन खुलकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और पश्चिमी ताकतें रिएक्टिव मोड में फंसती जा रही है। हमलों के बाद यूक्रेन के शहरों में ब्लैकआउट, इमरजेंसी अलर्ट और लगातार सायरन। आम लोग फिर से शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा देश जो तकरीबन 4 साल से जंग झेल रहा है, उसके लिए 2026 भी शांति लेकर नहीं आया।
पुतिन की रणनीति साफ है, लगातार दबाव, लगातार हमले और यूक्रेन को थक कर झुकने पर मजबूर करना। रूसी सेना अब लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है, जहां हर हमला एक राजनीतिक स्टेटमेंट बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस नए और कहीं ज्यादा आक्रामक रूसी आक्रमण को झेल पाएगा? क्या कीव के पास इतने संसाधन, इतनी सैन्य ताकत और इतना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बचा है कि वो इस दबाव के आगे टिक सके? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अमेरिका फिर से फ्रंट फुट पर आएगा या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? दुनिया अपनी आंखों के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनते दिख रही है, जहां ताकत नियम तय कर रही है और नियम बनाने वाले खामोश हैं। जंग जारी है, हमले जारी है और पूरी दुनिया बस देख रही है। इतिहास चल रहा है और फैसला अब भी बाकी है। तो कीव एक बार फिर से आग की चपेट में है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच में कई इमारतें धू-धू कर जलती रहीं। चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंजती रही। आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन पर फैलता डर। इसी अफरा तफरी के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। दमकल कर्मी आग से जूझते रहे तो राहत कर्मी मलबे में जिंदगी तलाशते रहे। सायरन की आवाज, धुएं से भरा आसमान और सहमे हुए लोग। कीव ने एक बार फिर जंग की सबसे भयावह तस्वीर देखी और सवाल वही कि आखिर कब थमेगी ये आग? यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर युद्ध के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। रूस ने एक बार हमलों की सारी हदें पार कर दी। दावा किया जा रहा है कि कीव के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। वो अस्पताल जहां हमले के वक्त सैकड़ों मरीज मौजूद थे। धमाकों से इमारतें कांप उठी, अफरा तफरी मच गई और इलाज के लिए आए मरीज अपनी जान बचाते हुए भागते नजर आए। यूक्रेनी प्रशासन के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला सिर्फ इमारत पर नहीं था, ये हमला इंसानियत पर था। और एक बार फिर दुनिया के सामने वही सवाल खड़ा है, जंग में आखिर मासूमों की कीमत कब तक चुकाई जाएगी? धमाकों के बाद पूरे इलाके में आपातकाल जैसे हालात थे। रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच घायलों को निकालने की कोशिशों में जुटी रही। सायरन, ब्लैकआउट और डर के साए में कीव की रातें कटी। कीव ही नहीं, रूस ने खार्किव पर भी हमलों की रफ्तार और तेज कर दी। ज़ेपोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोवस्क तक पूरी रात धमाकों की आवाजें गूंजती रही। मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई इलाके दहल उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइलें भी दागी गई। फ्रंट लाइन इलाकों में गाइडेड बमों से हमले किए गए। दावा है कि 500 जैसे बम भी गिराए गए हैं। ये साफ संकेत है कि रूस पूरी ताकत झोंक चुका है।
यूक्रेन में हालात और भी गंभीर है। डोनेस्क और सूमी में लगातार हमलों के बीच कोहराम मचा हुआ है। में रूस की ग्राउंड फोर्स इलाके खाली कराने का मिशन चला रही है। कई जगहों से लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और यूक्रेन सूत्रों का दावा है कि कुछ इलाकों में रूसी सेना ने झंडे लहराकर कब्जे का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि अभी भी बाकी है। लेकिन जमीनी हालात ये इशारा कर रहे हैं कि रूस धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। जानकार कहते हैं कि रूस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए हमलों का अभियान तेज कर दिया है। लगातार दबाव, लगातार हमले और यूक्रेन की रक्षा क्षमता को थकाने की कोशिश। ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की एक बड़ी रणनीति है। लगभग 4 साल से युद्ध चल रहा है। अब एक बार फिर सबसे कठिन दौर में है। एक तरफ राजधानी पर हमले, दूसरी तरफ पूर्वी इलाके में ग्राउंड प्रेशर। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शहरों को बचाने की है। सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस तेज रूसी आक्रमण को रोक पाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव रूस की तरफ्तार को धीमा कर सकेगा? या फिर ये हमले युद्ध के एक और कहीं ज्यादा खतरनाक अध्याय की शुरुआत है? कीव जल रहा है, यूक्रेन जूझ रहा है और पूरी दुनिया के साथ अगले कदम का इंतजार कर रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये उस भविष्य की लड़ाई है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। खार्किव में यूक्रेन के पलटवार की कोशिश फिलहाल नाकाम होती नजर आती है। जिस जवाबी कार्रवाई से कीव को उम्मीद थी वो रूस के सटीक और आक्रामक हमलों के आगे टिक नहीं पाई। रूस सेना ने आर्टिलरी, मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए यूक्रेनी पोजीशंस को लगातार टारगेट बनाया और नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की फायरिंग क्षमता और मूवमेंट काफी हद तक सीमित हो गई। खार्किव फ्रंट पर मैदान जंग की तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं। फिलहाल बढ़त रूस के हाथ में जाती हुई नजर आती है। खार्किव में जंग का पलड़ा फिलहाल रूस की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। मैदान जंग से आ रही तस्वीरें हालात की गंभीरता बयां कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खार्किव इलाके में यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशंस को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन तोपखानों पर सीधे और गाइडेड हमले किए गए, जिनका मकसद उनकी फायरिंग क्षमता को खत्म करना था। इन हमलों के बाद यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई की ताकत काफी हद तक कमजोर पड़ने का दावा किया जा रहा है।
अगर ये दावे सही है तो इसका मतलब है कि खार्किव फ्रंट पर रूस ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इन दावों की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि खार्किव इस वक्त युद्ध के सबसे संवेदनशील और निर्णायक मोर्चों में से एक बना हुआ है। और यहीं से आगे की जंग की दिशा तय होती नजर आ रही है। खार्किव में रूस ने गाइडेड बमों की झड़ी लगा दी है। इसके साथ ही रूसी ड्रोन और ज्यादा घातक हो चुके हैं। ड्रोन के जरिए पहले टारगेट की पहचान और फिर सटीक हमला, ये रूस की नई और खतरनाक रणनीति का हिस्सा है, जिससे यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया में रूस का कब्जा मिशन अपने चरम पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया के कुछ और इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। इन इलाकों में रूसी झंडे लगाए जाने के दावे भी सामने आ चुके हैं। कब्जे वाले इलाकों को पूरी तरह कंट्रोल में लेने के लिए रूस ने स्थायी लोगों को 2 घंटे की मोहलत भी दे रखी है। साफ संदेश दिया गया कि इलाका खाली करे ताकि आगे की कार्रवाई भी आसानी से हो सके। रूस की कोशिशें हैं कि यूक्रेन की ग्राउंड पकड़ तेजी से कमजोर की जाए। दावा है कि रूस को लगता है कि आने वाले दिनों में यूरोप अमेरिका को लेकर ज्यादा व्यस्त हो जाएगा। ऐसे में यूक्रेन को हथियार और सैन्य मदद मिलने में देरी हो सकती है और इसी मौके को रूस पूरी तरह भुनाना चाहता है। रूस की रणनीति साफ है, हथियार आने से पहले ही यूक्रेन को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। लगातार हमले, लगातार कब्जा और यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइनों पर सीधा दबाव, ये जंग अब लंबी नहीं बल्कि तेज और निर्णायक बनाने की कोशिश है। इस रणनीति के तहत नेप्रो नदी के किनारे भी रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। नेप्रो के आसपास यूक्रेनी सेना के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में यूक्रेनी सेना के कई बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ जगहों पर यूक्रेनी यूनिट्स को भी पीछे हटना पड़ा। नेप्रो के किनारे बढ़ता दबाव यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। एक तरफ खार्किव में पलटवार नाकाम, दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया में कब्जे का संकट और नेप्रो नदी के पास लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दावा है कि रूस अब किसी एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे फ्रंट पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना कहीं भी पूरी ताकत के साथ डटकर मुकाबला ना कर सके। ये एक सोची समझी और लंबी तैयारी का नतीजा बताया जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस बहुस्तरीय रूसी दबाव को झेल पाएगा? क्या पश्चिमी देशों की मदद वक्त पर पहुँच पाएगी या फिर रूस की ये रणनीति युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी?
खार्किव से ज़ेपोरिज़िया तक, नेप्रो नदी के किनारे तक जंग और तेज हो चुकी है और पूरी दुनिया की निगाहें अब अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गाजा में शांति प्लान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति योजना की बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे उनका असली मकसद है खुद को गाजा का सुप्रीम कमांडर बनाना? योजना के तहत गाजा के प्रशासन, सुरक्षा, हथियारों पर अमेरिका का समर्थित सिस्टम की निगरानी होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये शांति है या फिर ये नियंत्रण का नया मॉडल है? क्योंकि जिस गाजा में खुद फैसले लेने का अधिकार पहले ही सीमित है, वहां पर बाहरी कमान और क्या बदल देगी? शांति के नाम पर कहीं सत्ता का खेल तो नहीं खेला जा रहा? जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर लगातार चेतावनियां दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट को युद्ध के मुहाने पर खड़ा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ये फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका समर्थित योजना के दूसरे चरण का सबसे अहम कदम है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इस शांति बोर्ड को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड बताया है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक ना तो इस बोर्ड की संरचना बताई है, ना ये साफ किया कि इसमें किन देशों या किन नेताओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा कि बोर्ड के सदस्यों के नाम जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। ट्रंप ने आगे लिखा, ये मेरा बड़ा सम्मान है कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि शांति बोर्ड का गठन हो गया है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, ईरान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पहला तेहरान, दूसरा मशहद। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है राजीव ठाकुर, जो कि पंजाब होशियारपुर के रहने वाले हैं। राजीव ठाकुर जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।